स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आवाज अड्डा में आज चर्चा होगी न्यायपालिका की, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। सरकार और न्यायपालिका के बीच एक तकरार की स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति है। और ये स्थिति इसलिए बन रही है कि जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कैसे हो। अभी एक मौजूदा सिस्टम है जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, और उस सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ और सीनियर जज मिल के तय करते हैं कि कौन बने। इस पर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। एक आपत्ति सी है कि ये अपॉइंटमेंट का तरीका ठीक नहीं है, पारदर्शी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जजेस हैं उनके कामकाज का जो तरीका है, तो ज़्यादातर समय इसमें चला जाता है कि कौन जज बनेगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस प्रक्रिया में, और वो न्याय को पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे। अब कैसे नियुक्ति हो, कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कौन होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको लेकर के बहुत लंबे समय से विवाद है इसमें। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि कैसे चुने जाते हैं जज। हम और आप तो चुनते नहीं हैं, ना इनकी कोई परीक्षा होती है, आईएएस जैसे यूपीएससी के थ्रू होती है। तो ये कैसे जज बनते हैं और इसमें विवाद क्यों इतना हो रहा है, बातचीत इसी पर करेंगे। लेकिन चूंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे बयान आए हैं, तो उनको एक बार एक रिपोर्ट में सुनते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर बने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ दिन पहले कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि लोग इससे खुश नहीं हैं। कॉलेजियम सिस्टम पारदर्शी नहीं है और इसमें शामिल सदस्य जज अपने विवेक से जजों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर राजनीति चल रही है। उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बेहतर विकल्प बताया। Question is, if the NJSC was struck down, is the other practice or other mechanism which is in place better than what government had proposed? Definitely not. We felt that NJSC was a better option. रिजिजू के मुताबिक कॉलेजियम में शामिल जजों का आधा समय नियुक्ति की पेचीदगियों में चला जाता है, जिससे जजों की न्याय देने की मुख्य जिम्मेदारी पर असर पड़ता है। In India now the collegium in the High Court generates the name, sends it to Law Ministry, then Law Ministry processes it, sends it to Supreme Court Collegium. So all this process takes lots of precious time out of the judges' precious time. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कॉलेजियम की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की आलोचना को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकती। कॉलेजियम सिस्टम में जो सुधार जरूरी है, उन पर विचार होना चाहिए। हाल ही में रिटायर हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने भी कॉलेजियम का समर्थन किया। The basic idea is something which is an established norm, so therefore we can't go beyond that level. That is, the collegium system is here to stay. We need to improve that to the extent possible, make it more functional, easily and more accessible. 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बाद कॉलेजियम की व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। 1993 से कॉलेजियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति शुरू हुई। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते हैं, जिसमें से 4 जज सदस्य होते हैं और चीफ जस्टिस कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन 2014 में केंद्र सरकार ने एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट बनाया, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था, जिसका अध्यक्ष देश के चीफ जस्टिस को बनाने का प्रावधान था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात की थी। एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली कमेटी करेगी।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। सवाल यह है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम अपनी सार्थकता खो रहा है? क्या पारदर्शिता लाने के लिए इसमें सुधार की गुंजाइश है? क्या कॉलेजियम का विकल्प एनजेएसी है? और जजेस की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप के क्या खतरे हैं? तो आपने देखा इसमें रिपोर्ट में जज साहब की भी बातचीत है और कानून मंत्री की, जो एक टकराव जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है और हमारे लिए वो एक जिसको कहते हैं माई बाप है, भगवान है। वहाँ पे जाके आप अपनी अंतिम अर्जी लगाते हैं और वहाँ से आप फैसले लेते हैं। अगर उसी पे सवाल उठने लगे तो ये एक समस्या बड़ी गंभीर बनती है और इसको जानना समझना कि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों उसकी इतनी आलोचना की जा रही, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है या वाकई कॉलेजियम सिस्टम में काफ़ी मुश्किलें आ चुकी हैं इसलिए उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और इसको कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक होगा ये, क्योंकि जिनसे हम न्याय मांगने की अपेक्षा रखते हैं सवाल उन्हीं पे किया जा रहा है। बातचीत के लिए हमारे साथ जो बहुत ही विद्वान पैनल है, मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आई.ए. अंसारी साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.एन. मित्तल जी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील गौड़ जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और पूर्व जज जस्टिस ए.एन. वर्मा सर हमारे साथ हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और ऐसे तमाम विषयों पे लिखते रहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये कहानी बड़ी पेचीदगी भरी है और इसको हमने सोचा कि आप लोगों से बेहतर कौन समझा सकता है जो उस सिस्टम में खुद काम कर चुके हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं और आपत्तियां क्या हैं उनको भी समझ सकते हैं। तो जस्टिस अंसारी, दो हमारे सिस्टम के विभाग लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। अविश्वास जैसी बात हो गई है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में ये है। ये टकराव की स्थिति क्यों बनती हुई दिख रही है? जी, देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि जस्टिस यू ललित ने बोला। और जो कॉलेजियम सिस्टम है ये भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जो हम आगे डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन जो बात हमारे लॉ मिनिस्टर ने बोला है वो भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उन्होंने किससे उनको फीडबैक मिला। उन्होंने बोला कि जजेस का टाइम ज़्यादातर गुजर जाता है इस कॉलेजियम में डिस्कस करने के लिए कि भाई कौन बनेगा जज और कैसे बनेगा। तो सवाल ये है कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में तो खैर नहीं है, इवन कोई हाई कोर्ट्स पे भी जुडिशल वर्किंग टाइम जो होता है उसके बीच में कोई मीटिंग नहीं होती है कॉलेजियम की। तो अगर कॉलेजियम की मीटिंग नहीं होती है तो फिर वो कॉलेजियम का टाइम कैसे बर्बाद होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि कॉलेजियम में जो है सिस्टम में डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट, सबसे बड़ी डिफेक्ट जो है वो पारदर्शिता की है। मतलब किसी को आप समझ लीजिए कंसीडर किया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया, फिर इग्नोर कर दिया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि भाई आपने पहले क्यों इग्नोर किया, किस लिए इग्नोर किया, उसके कारण जो है वो क्लियरली आते नहीं है। सिर्फ इतना ही होता है कि ही वॉज फाउंड सूटेबल, ही वॉज नॉट फाउंड सूटेबल। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर है, जो कैंडिडेट है या जो जज है जिसको कंसीडर किया जाता है, अगर वो बोले कि नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो फिर उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, वो बात तो पब्लिक के सामने आनी ही चाहिए। हाँ, अगर वो खुद नहीं चाहता है कि उसकी क्रिटिसिज्म को पब्लिक डोमेन में लाया जाए तब बात दूसरी है, फिर तो इसको करना उचित नहीं होगा कि उसको क्यों नहीं किया गया, मेरा जहाँ तक ख्याल है। बाकी पारदर्शिता जो है वो हर एक इसको बोलेगा कि उसमें उसकी बड़ी जस्टिस अंसारी कमी है। जस्टिस अंसारी, जजेस की भर्ती, अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति किसको करना चाहिए? जी, किसको करना चाहिए? देखिए, ये जुडिशियली डिटरमिन हो चुका है एनजेएसी के मामले में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड कर दिया। अब उसके ऊपर में ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सा है बोलने का कि नहीं, अब एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया जब तक कि वो जजमेंट रहता है। कल को वो जजमेंट ख़त्म हो जाए तो बात दूसरी है। आज जो जजमेंट है उसके मुताबिक तो जो है क्या नाम उसका यही एक तरीका बचता है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए।
नहीं तो मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मूल में यही है कि वो कौन करे इसको लेकर के एक विषय बन रहा है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि वो खुद ये जो एनजीएससी की व्यवस्था वो लाने का विचार उन्होंने किया था उसको दोबारा से लाने की तैयारी चल रही है? क्या फिर से वो लाएंगे इसको? लाने को तो ला सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? जो चीज़ सुप्रीम को उसमें क्या चेंज करके लाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिर अगर कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज करते हैं जिससे आगे वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता है तब तो बात दूसरी है। अदरवाइज आगे वाला अगर स्ट्रक्चर रिपीट करता है तो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ओके जी। जस्टिस वर्मा, ये आरोप लगता है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें डिस्क्रिशन के आधार पे तय हो जाता है। जानने वाला कोई हो सकता है या किसी की पसंद नापसंद हो सकती है। ऐसे भी बहुत इंस्टेंसेस बताए लोगों ने, आप लोग मुझे ज़्यादा इनलाइटन करेंगे, कि एक कॉलेजियम सिस्टम है उसमें किसी व्यक्ति को उसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन एक कॉलेजियम सिस्टम में कोई नया चेंज हुआ तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या क्राइटेरिया होता, कैसे तय करता है कॉलेजियम सिस्टम? अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित साहब ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम सो फार एज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न। यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है लॉयर्स का या इवन पीपल कमिंग फ्रॉम जुडिशरी, उनको उनका पूरा परफॉर्मेंस देख करके, उनकी लॉयर की पोटेंशियल देख करके, उनकी इंटेग्रिटी देख करके, उनका लॉ में कितना साउंड है, ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये किया जाता है। आप जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं कॉलेजियम में वो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड दैट स्टेट वेयर ही इज चीफ जस्टिस। अब वो किसी लॉयर को नहीं जानता पर्सनली कि वो किस तरीके से काम करते हैं या क्या करते हैं या उनका एंटीसीडेंट क्या है। बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काउंसिल इन कोर्ट वो जज करते हैं उस लॉयर की पोटेंशियल, उस लॉयर की इंटेग्रिटी, उस लॉयर की साउंडनेस इन लॉ and every other aspect which are required to be considered for appointment of a judge. Now thereafter there are two other members, senior members, who form the part of the collegium system. Chief Justice of India जब नाम इनिशिएट करता है उसके बाद वो दो और जजेस हैं, उनसे भी वो पूछते हैं उस पर्टिकुलर लॉयर के बारे में या पर्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर के बारे में, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो ये कहना कि साहब इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है, प्रॉपर आदमी नहीं अपॉइंट होता है या अपॉइंटमेंट सही नहीं होते, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था उसको सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन रेशियो ऑफ 4:1। उसमें 2 मेंबर्स, एक तो जुडिशियल सर्विस, एक लॉ मिनिस्टर प्लस एक पर्सन, रिनाउंड पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मेंबर होते उस कमीशन के। अब ये बताइए कि साहब वो 2 लोग जिनको कानून के बारे में या उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में जिसका नाम रिकमेंड हो रहा है उसके बारे में उनको कुछ नहीं मालूम, हाउ कैन अ पर्सन who is not conversant with the court proceedings can judge the potential of a person who is to be appointed in the high court as a judge? तो इसलिए वो that system is not correct because of the fact कि उस आदमी की, उस लॉयर की, उसकी जो क्षमता है to become a judge वो apparent नहीं होती है। इस वजह से so far as I am concerned, और हमारा ये मत है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल सिस्टम के लिए collegium system is the best system which can be there
फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगर मान लीजिए उसमें कोई खामियां हैं भी तो भाई उसमें डायलॉग हो, जो खामियां नहीं हो, जस्टिस वर्मा, फिर कानून मंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं? एकदम से जस्टिस वर्मा, कानून मंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं? ये कह देना। अब कानून मंत्री साहब ने कहा कि साहब जब कोलिजियम होता है, बैठता है, तो टाइम वेस्ट हो रहा, वो होता है। और जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब कोलिजियम की प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, नाम के इनिशिएट होते हैं, तो उस वक्त कोई काम का कोई हर्जा नहीं होता। वो एक मीटिंग होती है, उसमें नेम्स आर रिकमेंडेड, एंड जो 2 और जजेस कोलिजियम के होते हैं वो दे सिट टुगेदर एंड डिसाइड एज टू वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड और नॉट अपॉइंटेड। उसमें बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि जहां रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की जाती है, अ पर्सन इफ नॉट फाउंड टू बी सूटेबल देन हिज नेम इज नॉट फॉरवर्डेड। तो ये कहना कि साहब कि इस प्रोसीडिंग्स में डिले हो रही और दूसरा काम हर्जा हो रहा है और कोर्ट की प्रोसीडिंग। जी जस्टिस वर्मा, जी जस्टिस वर्मा, माय माइंड इट इज एब्सोल्युटली। जस्टिस एएन मित्तल, जो नया सिस्टम बनाने की सरकार कोशिश कर रही थी उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे और 2 एक लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट लोगों को चुना जाएगा। उसको चुनने के लिए जो कमेटी है उसमें खुद भी सीजेआई साहब है और प्राइम मिनिस्टर है। और ये तो आशंका ये है कि वो 2 लोग पता नहीं कौन आ जाए, उनको जानकारी नहीं होगी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे। तो यहाँ पे एक सवाल है कि उसमें कुछ गड़बड़ की आशंका है, लेकिन जो अभी मौजूदा कॉलेजियन सिस्टम है जिसके अंसारी साहब करेंगे उससे बेटर सिस्टम क्या है बताइए, या तो या वर्मा साहब करेंगे उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर ये झगड़ा किस बात का है कि अपने अपने क्लब में एंट्री बैन कर रखी, उसका झगड़ा है क्या? देखिए, मैं बड़े सम्मानपूर्वक कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। उसमें ठीक है, जजेस जो कैंडिडेट है उसकी पोटेंशियलिटी को जज किया जाना चाहिए, परंतु पोटेंशियलिटी जज करने के लिए बहुत से मानक हो सकते हैं। हमारे कॉलेजियम सिस्टम में अभी कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि जब भी कोई कॉलेजियम हो उससे पहले ओपन एप्लीकेशंस मांगी जाएं विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बायोडेटा कि आपने पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में कितने मुकदमे दायर किए, कितने मुकदमे आपने तय कराए और कौन सा केस आपका AFR फिट फॉर रिपोर्टिंग हुआ और आपकी इनकम क्या है। तो ओपनली अगर एप्लीकेशन इनवाइट, अक्सर अब वर्तमान में होता क्या है कि जो कॉलेजियम होता है वो अपनी मर्जी से नामों को चुन लेता है, उसमें कोई नाम रेफर नहीं होते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पहली बात तो ये है कि ओपनली एप्लीकेशन मंगवाई जानी चाहिए। दूसरा मैं इसको 2 पार्ट में लेकर के चलना चाहूंगा, एक प्री एलिवेशन और दूसरा पोस्ट एलिवेशन। बहुत से मामले ऐसे आए हैं जिनमें एलिवेशन के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जो उसे दिखाई जानी चाहिए थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, अंकल प्रैक्टिस मैं समझता हूं सभी लोग समझते हैं, अंकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये जरूरी है कि बार से और बेंच से जो भी जजेस एलिवेट किए जाएं, अगर उनका इमीडिएट क्लोज किथ एंड किन उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उनका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में हो जाना चाहिए। मैं चूंकि सर्विस जज हूं, मैं सर्विस जजेस की पीड़ा बयान कर सकता हूं। सर्विस जजेस के बारे में किसी प्रकार का कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा हुआ है कि तमाम लोगों के नाम इस ग्राउंड पर काटे गए कि उनके रिटायरमेंट में भी 6 महीने बाकी हैं, जबकि तमाम रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस को एलिवेट कर दिया गया। तो सिस्टम एक होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा है कि कोई वादकारी क्यों हारा या क्यों जीता, ये बात स्पष्ट रूप से उस निर्णय में होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि जिस कैंडिडेट को भी कंसीडर किया जाए उसको क्यों चुना गया और उसको क्यों नहीं चुना गया, ये बताना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और अगर किसी कंसीडर्ड कैंडिडेट के बारे में अगर कोई कहना चाहिए नेगेटिव बात है तो उस कैंडिडेट को उस बिंदु पर
अपना स्पष्टीकरण अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जस्टिस मित्तल, मैं ये जो समझ पा रहा हूं, आप फिर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि इस समय एक कोजी क्लब टाइप की सिस्टम है जिसमें चूज कर लिया और बना दिया, उसके बाद हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्योंकि हम तो खुद मुख्तियार हैं, हम उनसे कौन सवाल पूछेगा कोलिजियम सिस्टम से। ये सिस्टम चल रहा है क्या? सर्टेनली यही सिस्टम चल रहा है, और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इस न्याय मंदिर के मठाधीश बन बैठे हैं, उसमें बहुत से एस्पेक्ट हैं। मैं कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरीके से नकार नहीं रहा, मैं एनजेएसी के सिस्टम को भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता, परंतु हाँ, निश्चित रूप से एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम के बीच में कुछ पारदर्शिता लाने के लिए कुछ चीजों का लाना जरूरी है, और सेट स्टैंडर्ड उसमें फॉर्म करना जरूरी है। और एक बात, जैसे कल भी मैंने एक अपनी डिबेट में कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 50 साल बीतने के बावजूद भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को शुरू नहीं किया जा सका है। अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को शुरू कर दें तो हमारे पास अच्छा स्टाफ आएगा, ऑल इंडिया कंपटीशन से अच्छा स्टाफ हमारे पास। जस्टिस मित्तल, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा, ये एज ए लेमैन मेरे दिमाग में हमेशा था कि इंडियन जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं होती, जब यूपीएससी आईएएस बना सकती है तो जजेस क्यों नहीं बनाती, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बाद में लाना चाहता हूं, पहले थोड़ा इसको और समझ लें। हमारे साथ जस्टिस सुनील गौड़ साहब भी हैं। जस्टिस गौड़, ये जो बात निकल के आ रही है कि एक बहुत ही ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, हालांकि 2 जजेस हमारे मानते कि नहीं वो सिस्टम में है ट्रांसपेरेंसी, अब ये आप लोगों के बीच की चर्चा है, लेकिन ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं या चर्चा में आते हैं, हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये नियुक्ति के प्रोसेस को नहीं समझ में आता कि कैसे चुना गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम हो या कुछ हो, वो चूंकि बहुत सीनियर लोग होते हैं तो उसमें, लेकिन एक तरीका तो होना चाहिए ना कि कौन उसका बन सकता है, कैसे बनेगा। जी जस्टिस गौड़ सर। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, ट्रांसपेरेंसी की कमी है और जवाबदेही नहीं है, और इस सिस्टम को हमें रिव्यू करना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। जैसे यूपीएससी है और आईएएस सर्विसेज वगैरह हैं, इसी तरह की कोई इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो अपॉइंटमेंट्स, और फिर जैसे इम्पीचमेंट का है पार्लियामेंट में, वैसे अब प्रेजेंट सिस्टम में तो इम्पीचमेंट हो ही नहीं पाती जजेस की। अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं और कोई ऐसा होता है, गलत आदमी कोई आ जाता है, तो उसको हटाने का प्रक्रिया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए मेरा मानना है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए और हमें इस पर सोचना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को स्ट्राइक डाउन किया, उसमें जो क्लॉज है कि भी 2 एमिनेंट पर्सनस को प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, सीजेआई चुनेंगे, उसमें कोई फेरबदल की जा सकती है, मगर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना इसलिए है, मेरे हिसाब से कोलिजियम सिस्टम ठीक इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और इन वैकेंसीज को भरा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जुडिशल वर्क कितना सफ़र करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सरकार को कहा था कि आप रिटायर्ड जजेस की सर्विसेज लीजिए और एडहॉक इनसे काम लीजिए, ताकि जो पेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पेंडेंसी है, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे पास मैन पावर है और कोलिजियम सिस्टम में हमने देखा है कि जो रियल टैलेंट है वो इतना सामने नहीं आ रहा। और काफ़ी जगह हमने देखा है बड़े मीडियोकर पीपल आ रहे हैं जो जजेस सेलेक्ट हो रहे हैं, रियल टैलेंट नहीं। इसलिए हमें इस पे रीथिंक करना पड़ेगा सीरियसली। तो जस्टिस गौड़ को और जुडिशरी जी जस्टिस गौड़, ये जो करीब 30-32% की वैकेंसीज हाई कोर्ट में खाली पूरे देश में, तो क्या ये इसलिए, अच्छा इनमें करना तो कॉलेजियम सिस्टम को ही, तो फिर करते क्यों नहीं करते? नहीं, शर्म की बात है ना, ये तो ऐसी बात तो है नहीं कि जुडिशरी ने सारे नाम रिकमेंड कर दिए और सरकार के पास पड़े हुए हैं। ऐसी बात हो तो चलो अलग बात है, फिर तो सरकार की जवाबदेही आ जाती है। क्योंकि ये रिकमेंडेशंस क्यों नहीं हो रही टाइम पे? 6 महीने पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आपको पता है कब एक जज रिटायर हो रहे हैं, आप 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर दीजिए, और जैसे ही जज रिटायर होता है तो उसके 1 महीने के अंदर, एक आध महीने के अंदर जज को, नए जज को टेक ओवर कर लेना चाहिए, ताकि काम तो ना सफ़र करे। खास तौर पे क्रिमिनल अपील्स हैं, लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनकी अपीलों के फैसले नहीं हो रहे, वो सज़ा पूरी कर जाते हैं और फिर भी अपील के फैसले नहीं होते, तो बड़ी शर्म की बात है ना।
जी जस्टिस अंसारी, एक सवाल आपसे और है। सीरियसली सोचना पड़ेगा। बहुत गंभीर सर, बहुत ही गंभीर मसला आप लोगों ने रखा है सामने। अंसारी साहब, अभी देखिए दो हमारे माननीय जजेस इससे सहमत नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो उस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। एक सवाल मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, एनजेएससी को लेकर के जो बहुत विरोध था, अभी वो कैसे आएगा नहीं आएगा, मैं उसको एज ए प्रपोजल में उसको समझने की कोशिश करूँगी। जो उसमें दो एमिनेंट लोगों को भर्ती करने की बात की गई, जिस पे बहुत ज़्यादा आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो कमेटी उन दो लोगों को तय करेगी उसमें तो खुद सीजीआई साहब होंगे, तो क्या ये संभावना, ये आशंका रहेगी कि वो कोई ऐसे लोग भी एंटर हो सकते हैं जिनको बहुत नॉलेज ना हो? जी मैं अंसारी साहब से मैंने पूछा सर, आ रहा हूं सर मैं आपके गौर साहब आता हूं आपके पास। जी 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 ये खदशा तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और सुनील गौर साहब ने जो वैकेंसी की बात कही वो है, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हर हाई कोर्ट में, मैं नहीं बोल रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट की बात दूसरी है, लेकिन हर हाई कोर्ट में जितने वैकेंसीज है उतने सूटेबल पर्सन्स हैं फ्रॉम द बार, ये बड़ा मुश्किल है बोलना, बहुत मुश्किल है। जज का मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप ऑनेस्टली सिलेक्ट करना चाहें तो, इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ही। अंसारी साहब आप बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है जी, और टैलेंट इसलिए नहीं क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो है कि फ्रेश सिस्टम में फ्रेश टैलेंट बाहर से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना रखा है जो बहुत ही वॉल टाइप की बना रखी, एकदम आयरन वॉल, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, तब तो इसको बदलने की जरूरत है। फिर बदलने की जरूरत तो है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, उन्होंने भी बोला कि दिस इज द बेस्ट बट दिस इज नॉट दी, मतलब जो है क्या हम उसका अब तक जो है उसके भी जो हमारे पास सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे थे उसमें यही बेस्ट है। अब उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो किया जा सकता है, जो करना भी चाहिए जी। मुझे लगता है कि या प्रोन टू डिफेक्ट है। जी बोलिए। जस्टिस अंसारी जी ने बहुत ही बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखी है कि जो 30-32% जगहें खाली हैं 350 जजेस की हाई कोर्ट्स में, देश भर के सभी हाई कोर्ट्स में, वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत हमारे पास विद इन सिस्टम टैलेंट नहीं है। ये सोचने की बात है, जो लोग तय करते हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है उसके अंदर फ्रेश टैलेंट है ही नहीं जिसको हम जज बना सके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जस्टिस अंसारी कह रहे हैं, तब ये अपने आप में उस कॉलेजियम सिस्टम पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जस्टिस वर्मा, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप जरा क्वेश्चन क्या है आपका? सर एक सवाल निकल के आया जस्टिस। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है? मैं रिकनेक्ट कराता हूं। विराग सर, आपके पास ये सवाल, पहले तो आप ये डिटेलिंग वाले सवाल पे मैं दोबारा आऊंगा, पहले तो एक मूल सवाल कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच में भी एक झगड़ा चल रहा, रस्साकसी चल रही है, ये क्या है? नीरज जी, देश के 4 बहुत ही लर्नेड जजेस बैठे हुए हैं और सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से अपने तरीके से बात बोली। जस्टिस वर्मा, जस्टिस अंसारी ने ट्रांसपेरेंसी की कमी बोली और जस्टिस गौड़ और जस्टिस मित्तल ने तमाम सारी कमियों की बात की। लेकिन जहां से जस्टिस अंसारी ने बात खत्म की थी, मैं वहां से शुरू करके फिर एनजेसी पे आऊंगा। मेरे यहाँ पर बहुत सारे एनएलएस, नेशनल लॉ स्कूल और एनएलयूज के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं और 90-95% बच्चे लिटिगेशन में नहीं आने चाहते हैं और वो टैलेंट पूल है। हिंदुस्तान में जैसे आईआईटी और आईआईएम होते हैं उसी तरह से एनएलयू बनाए गए हैं और वो बच्चे लिटिगेशन में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि लिटिगेशन में मेरिट बेस्ड लिटिगेशन नहीं है, एक फेस बेस्ड लिटिगेशन है। ये पूरी जो कॉलेजियम सिस्टम की समस्या की जड़ है कि लोगों को कानून की योग्यता के आधार पर न्याय नहीं बल्कि चेहरे के आधार पर न्याय मिलता है। ये यहां से समस्या की शुरुआत है। दूसरे नंबर पर जो हमारे कानून मंत्री इस समय, जो एनजेसी कानून रद्द किया गया था 2015 में रद्द किया गया था और 7 साल बाद अचानक उनको इस पूरे सिस्टम की कमियां नजर आई हैं, ये सियासत है, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। तीसरी बात, सरकार को किसी भी हालात में जजों की नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 50 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें बड़ी क्लियर कट तरीके से लिखा गया है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग होंगे
और यह एक कारण था एनजेसी कानून को रद्द करने का। चौथी बात कि संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है समान न्याय का और अनुच्छेद 14 में प्रावधान है समानता का, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में, जिसकी तरफ जस्टिस गौड़ ने और जस्टिस मित्तल ने ध्यान बताया है कि जुडिशियल सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, अपॉइंटमेंट में मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और योग्यता को कहीं ना कहीं से योग्यता की बजाय नेटवर्किंग को महत्व दिया जा रहा है, जिससे पूरी समस्या है। एनजेईसी कानून को रद्द करने का प्रमुख कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, इसलिए कानून मंत्री को अधिकार नहीं होना चाहिए या कानून मंत्री की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या विराट सर, जजों को अपने ही लोगों को क्या अपॉइंटमेंट करने का अधिकार मिलना चाहिए? इसके लिए सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री के सामने हमने डिस्क्लोजर एफिडेविट का फॉर्मेट दिया था और डिस्क्लोजर एफिडेविट के फॉर्मेट में बोला गया था कि लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत, जिस अभी एक जज साहब ने नहीं विराट सर थोड़ा रुकिए, बहुत विस्तार हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे छोटा सा काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अगर सबसे बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट है, आधे से ज्यादा मुकदमे उन्हीं के चलते हैं और ये आशंका है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे अगर उनके हाथ में एनजेसी जैसी व्यवस्था से अपॉइंटमेंट आता है, अगर इस सिक्के को आप पलट दीजिए तो यही चीज तो उधर चल रही है। जो बात जस्टिस अंसारी ने कही वो बहुत बड़ी बात है कि आप सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते, एक सिस्टम नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपको ये आशंका है। तो वो आशंका तो वहां इस समय दिख रही है जो आपने कहा कि बच्चे आना नहीं चाहते क्योंकि चेहरा देख के तय होता है। वाजपेयी जी, तीन बातें। पहली बात, जैसा जस्टिस गौड़ ने बोला कि जिस तरह से यूपीएससी की व्यवस्था होती है उस तरीके से अपॉइंटमेंट का एक ऑटोनॉमस सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए, न जिसमें जजों की भूमिका रहे न सरकार की। दूसरी बात कि जो जस्टिस अंसारी ने बात बोली है, सवाल टैलेंट की कमी का नहीं है। जस्टिस मित्तल ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो जाते हैं और उनका एलिवेशन नहीं होता है। जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में, जिसको हम बोले कि घर में नहीं है खाने को अम्मा चली दिखाने को, आर्टिकल 32 के तहत हम पूरे देश के सिस्टम को ठीक करते हैं, लेकिन एमओपी के सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लागू नहीं कर पाए। जिस देश में 15 लाख वकील हों, जिस देश में टैलेंट का पूल हो और उस देश में हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं मिलते हो, ये कमी इस बात में नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, इंटेंशंस की कमी है। चॉइस की कमी है क्या? चॉइस की कमी है? नहीं, मंशा की कमी है। मंशा मतलब मेरे पसंद का नहीं इसलिए नहीं हो पाया। नहीं सर, देखिए ऐसा है, बिल्कुल एक फ्रैंक बात देखिए, एक मंत्री एक चपरासी की नियुक्ति नहीं कर सकता। एक मंत्री आज एक चपरासी की नियुक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कॉलेजियम में बैठे हुए लोग जजों की मनमर्जी तरीके से नियुक्ति करते हैं। और जैसा जस्टिस गौड़ ने बोला, 75 साल में, 72 साल में एक भी इंपीचमेंट नहीं हुआ। आप उन लोगों को नियुक्त करते हैं जिनको हटा नहीं सकते, इसलिए वहां पर आप अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आपका पर्पस न्याय देना नहीं है, आपका पर्पस अपने लोगों को बैठाना है। बहुत सारे योग्य लोग भी जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़, एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रिपोर्ट थी, 16 में से 10 जजों के बच्चे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनको अंकल जजेस। विराट सर रुकिए एक मिनट, विराट सर रुकिए आप। मैंने जब इस शो को करने के बारे में सोचा तो मैंने कई बड़े विद्वान लोगों से बातचीत की कि थोड़ा मैं भी समझ तो लूँ कि क्या है। तो मुझे किसी ने कहा कि 100 फैमिलीज हैं इस देश में जो टॉप जजेस और टॉप लॉयर्स तैयार करती बनाती, उन्हीं घर से लोग आते जाते रहते हैं। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने मेरे सामने कही तो मैंने कहा ये बात दर्शकों के सामने रखूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ गौड़ साहब, लेकिन मित्तल साहब, लेकिन एक बार मेरा वर्मा जी के पास जाना था। वर्मा जी, ये जो बात निकल के आई कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से टैलेंट नहीं आ पा रहा क्योंकि हम जिनको लेना चाहते वो है नहीं, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जबकि विराट सर कह रहे हैं कि टैलेंट तो भरा पड़ा है, हम लेते ही नहीं है। जस्टिस वर्मा जी, आपसे पूछा मैंने। ये कहना गलत है। हाँ जी जी जी, ये कहना गलत है कि साहब टैलेंटेड आदमी को लिया नहीं जाता है और मैंने अपॉइंटमेंट इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में होते हैं। एटलीस्ट आई डू नॉट एग्री विद दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो कॉलेजियम है वो आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन टेकिंग इनटू अकाउंट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, उस लॉयर या उस जुडिशियल ऑफिसर की सब एंटीसीडेंट्स कंसिडर करने के बाद ही अपॉइंटमेंट होता है। अब एक आध स्टे केसेस इधर उधर हो जाए तो उसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये कहना कि साहब जुडिशियल ये
collegial system is absolutely trash system and it should be given a go by, वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं भी किसी तरीके की खामियां हैं, किसी तरीके से वो हैं, तो मैंने डिस्कशन होने के बाद दोस इन्फर्मिटीज कैन बी रिमूव्ड एंड दिस सिस्टम कैन कंटिन्यू। लेकिन अब ये कहना, आप ये देखिए जैसा अभी एक वक्तव्य ने कहा कि साहब अगर 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 गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, इवन देन कैन दी जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट because of the fact that there are so many cases pending where government is party। तो ये सब चीज़ें बजाय इन सब चीज़ को कहने की, अगर हम ये एफर्ट करें कि इस सिस्टम को और इम्प्रूव करें और किसी तरीके से पारदर्शिता आनी चाहिए। और जस्टिस वर्मा, यही तो समस्या है। ये जस्टिस वर्मा सर, यही तो एक बड़ी दिक्कत जिसकी वजह से हम ये शो कर रहे हैं कि जस्टिस मित्तल सर, आपसे मेरा सवाल है, खुद करना है ना कॉलेजियम को, उसको किसी से पूछना है क्या? सरकार की कोई मंजूरी लेनी है कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अपने विद इन कॉलेजियम ही आपको किससे पूछना है? तो ये जो बात निकल के आती है कि हमको ठीक करना चाहिए, थोड़ा सा पारदर्शी नहीं, तो ये आप खुद करेंगे तो इससे आप किसका इंतजार करें? पूछ लीजिए। जैसे मुझे मंत्रियों के मुंह से ये सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। आप नहीं करें तो कौन करेगा? आप ये किससे बात बोल रहे हैं कि करना चाहिए? जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इसमें कॉलेजियम सिस्टम को ही खुद विचार करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनका किस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और उस क्रिटिसिज्म को वो कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार का ना तो अपर हैंड होना चाहिए और ना ही हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं कि हाई कोर्ट में तमाम सरकारी वकील अपॉइंट होते हैं, सभी ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं। जरा आप उनके टैलेंट पर खुद गौर करें कि जितने सरकारी वकील, जितनी जरूरत नहीं है उससे 10 गुने सरकारी वकील अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो क्या उनमें टैलेंट है? तो मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं हूं कि कॉलेजियम सिस्टम में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए, परंतु हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मित्तल साहब, जहां तक गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टैंडिंग काउंसिल्स को, और जैसा आपने फरमाया कि इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में अपॉइंटमेंट होते जाते हैं, तो वो वहां पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग दोज thoroughly incompetent people to defend the cases of the government। ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना। इससे कोलिजियम सिस्टम से क्या मतलब? नहीं, कोलिजियम सिस्टम से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां गवर्नमेंट सरकारी वकीलों को हाई कोर्ट में अपॉइंट करती है तो वहां पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है। इसलिए कोलिजियम सिस्टम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। और जी जस्टिस गौड़, क्या सर्विस जजेस के साथ भेदभाव होता है क्या? देखिए, सर्विस, मैं तो लीगल सर्विस, हॉलीडे लीगल सर्विस की बड़ी फेवर में हूँ, क्योंकि अगर ये सर्विस इन प्लेस आ जाती है तो फिर सारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम बड़ा सारा सिस्टम क्लीन हो जाएगा और अपॉइंटमेंट्स का बड़ा इजी हो जाएगा। कोलिजियम सिस्टम में एक खामी ये भी है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये सीनियर एडवोकेट्स को तो अपॉइंट करते नहीं, जजेस को पिक एंड चूज करके वैसे ही एडवोकेट्स अपॉइंट कर देते हैं। सीनियर जजेस के लिए तो काफ़ी मापदंड होते हैं, उसके बाद ही सीनियर डेजिग्नेट करती है हाई कोर्ट। या तो पहले तो ये प्रथा थी शुरू में कि सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स में से ही चुनते थे जजेस, अब ये प्रथा भी गो बैक कर दी है इन्होंने। तो मेरा मानना है कि सर्विस जजेस में से, ये तो सर्विस जजेस का चलो कोटा काम है, वो तो अलग बात है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाह रहा। बाकी सर्विस जजेस ज़्यादा ट्रेंड है और वो शक्ल देख के कभी फैसला नहीं करते, वो फाइल से बाहर नहीं जाते सर्विस जजेस, उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है। इसीलिए अगर ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज बनती है तो देश के हित में, सबके हित में, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठाएगा टैलेंट नहीं है, अच्छे लोग नहीं आ रहे, फिर तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आएंगे, सीधा ज्वाइन करेंगे सर्विस और सीधा नीचे से जाके फिर मजिस्ट्रेट से बन के सीधा आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो।
इससे पहले कि मैं इस सवाल पे जाऊं, विराग जी आपके पास आऊंगा मैं कि क्या एक जुडिशियल सर्विसेज बननी चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन एक बीच में एक टर्म कॉइन किया था जज मित्तल ने कि अंकल प्रैक्टिस, ये क्या होता है सर? ये मेरे दर्शकों को समझाइए, व्हाट इज दिस? सर, अंकल प्रैक्टिस ये होता है कि जो ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट में बैठे हैं उनके बच्चे, उनके भतीजे, उनके और निकट के रिश्तेदार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम मेरे बच्चे को रिलीफ दो, मैं तुम्हारे बच्चे को रिलीफ दूंगा। और मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ये कहा कि जो भी जज, जिस जज के भी बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस जज को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अंकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है और जो आप कहते हैं ना कि फेस देख करके जजमेंट होता है, फेस देख करके कहना चाहिए कि न्याय मिलता है, ये अंकल प्रैक्टिस। जी, वेरी क्विकली जस्टिस गौड़, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं जुडिशियल सर्विस पे आऊं। ये अंकल नहीं, ये अच्छा सुझाव है कि भी ये जो जिनके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग नियर बाय उसमें कर देनी चाहिए, मगर ये नहीं कि जो साउथ में, जो नॉर्थ में उसको साउथ भेज दो आप, वो ये लगे कि पनिशमेंट है, फिर अच्छा टैलेंट आएगा भी नहीं। आप अगर जोन वाइज करोगे फिर तो ठीक है, जैसे दिल्ली गया, राजस्थान कर दिया या चंडीगढ़ कर दिया, ऐसी जगह आसपास कर दीजिए आप। मतलब इसको इस पे रखना चाहिए। ये चूंकि एक शब्द हमारे दर्शकों के लिए नया था तो मैंने कहा एक बार इसको समझ लेना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, हाँ नहीं, क्योंकि देखो इतना होता नहीं है, इतना प्रचलित नहीं है जितना बताया जा रहा है, इतना ज्यादा नहीं है। और ये नहीं है कि भी अगर कोई जज का बच्चा है तो उसको हर एक कोर्ट में जाते ही रिलीफ मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिल्ली थोड़ी में बहुत मिल जाती नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत तो मिलती होगी सर। लोगों पे ये संशय ना रहे हाँ और लोग मिसगाइड ना हो, इसलिए चलो ये प्रिकॉशन के तौर पे आप कर दीजिए। जी, चलिए अब उस महत्वपूर्ण सवाल पे, चूंकि शो के हम आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं, कि एक इंडियन जुडिशियल सर्विस बने जिसपे यूपीएससी तरीके से एग्ज़ाम हो, उसमें लोग बच्चे भर्ती हों, और फिर वो उसकी आप बेसिक क्वालिफिकेशन आप कुछ भी रख सकते हैं जो उचित समझें आप लोग, जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि डिग्री है और क्या है? हाँ, लॉ डिग्री, या आपको लगता है कि नहीं साहब 5 साल प्रैक्टिस भी की हो, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, वो सब वो एक बहुत सेकेंडरी है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें। लेकिन अंसारी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद मैं आपने सिस्टम कर दिया कि ये जुडिशियल सर्विसेज क्यों नहीं शुरू होती है, और या इस पे आप लोग कोई सुझाव देते हैं क्या सरकार को, कैसी सर्विस शुरू करनी चाहिए? जी जस्टिस अंसारी, आपसे पूछा मैंने सर। हेलो, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक इंडियन जुडिशियल सर्विस का सवाल है, उसमें ऑब्जेक्शन जो है वो प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव से होता है, स्टेट्स का, पर्टिकुलरली दोज स्टेट्स विच आर नॉट वेरी कॉम्पिटिटिव बाय नेचर, इन द सेंस के उनके पास पढ़ाई का इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, उसमें जो है जजेस भी ज्वाइन कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस बड़ा ज़रूरी है, उसमें जो है जजेस को या एग्जीक्यूटिव को ये सोचना चाहिए कि सवाल ये नहीं है कि हमारे बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम जिस इंस्टीट्यूशन में हम ले जाना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि इंडियन जुडिशियल सर्विस, जैसे कि मित्तल साहब ने कहा है, बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर कर सकते हैं तो, लेकिन उसके लिए जो है ये स्मॉल उनको ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, उनको आप उस पर उनको प्रिपेयर करें, अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दिलवाएं, अच्छी पढ़ाई करवाएं। विराग सर, ये तो हो सकता है। ये एनएलयूज वगैरह क्यों बनाए गए हैं? दूसरे को आने ही, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन लॉ स्कूल, ये सब क्यों बनाए गए हैं? देखिए, जो कानून आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, कानून और आर्थिक नीतियां, ये तीनों चीजें किसी भी देश का सबसे बड़ा आधार रहेंगी, और आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पर लॉ को एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल, आज की तारीख में अधिकांश अच्छे बच्चे एनएलयू और एनएलएस जाना चाहते हैं, वो आईएएस और पीसीएस नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो जब जुडिशरी आते हैं तो उनका मोह भंग होता है। मोह भंग क्या होता है, मैं 3 बिंदुओं में समझा दूं। अगर आपके चैनल में आपको एक नियुक्ति करनी है और आपने अपने परिचित की नियुक्ति की, भले मेरिटोरियस है, वो आपका कहना मानेगा, वो चैनल का कहना नहीं मानेगा।
तो अगर कोई व्यक्ति कॉलेजियम में अपने परिचितों की नियुक्ति करता है तो वो कानून के शासन के तहत ठीक नहीं है, क्योंकि वो चेहरे देख करके काम करते हैं। वहीं से अंकल जजेस और वहीं से उस नेक्सस की शुरुआत होती है, जिसको जजों ने अपने फैसले में खुद बोला था कि कॉलेजियम सिस्टम में सड़ांधता आ गई है, और उस सड़ांधता को ठीक करने के लिए हमें एक पेरिस्ट्रोइका और ग्लास्तनोव, मतलब पुनर्निर्माण और पारदर्शिता दोनों करनी चाहिए। तो जब हम पूरे देश में जुडिशरी एक सिस्टम को ठीक करने में लगी है, तो अपने सिस्टम को ठीक क्यों नहीं करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और कॉलेजियम सिस्टम में न ही सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, न जजों का हस्तक्षेप होना चाहिए, स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। और जज, सीनियर एडवोकेट्स, नेता और अफसर, इनके परिचितों को अगर जब हम जज के तौर पर नियुक्त करें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत उनका डिस्क्लोजर जरूरी है कि इतने लोग चीफ जस्टिस के रिश्तेदार हैं, इतने लोग गवर्नर के रिश्तेदार हैं, इतने लोग चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, जिससे कि वो जब डिस्क्लोजर होगा तब देश में सही कानून का शासन होगा और जुडिशरी सामंतवाद से मुक्ति होगी, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था, जिसके लिए लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो जुडिशरी में रिफॉर्म की जरूरत है और जिसकी शुरुआत कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करके होनी चाहिए। और उसमें दो बातें जरूरी हैं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज और स्वतंत्र संस्थान नियुक्ति के लिए। जी जस्टिस वर्मा, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कह रहे हैं कि एनजेएससी भी ठीक नहीं है और कॉलेजियम में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। क्या ये वक्त की जरूरत है कि अब एक ऐसा, हालांकि दुनिया में कहीं भारत जैसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के बाद सीनेट की अप्रूवल चाहिए, यूके में कमीशन बना है वो तय करता है, हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, उसकी बड़ी आलोचना हो रही। तो क्या एक जुडिशियल सर्विसेज की जरूरत है? नहीं, हमारे यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 124 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से प्रोवाइड करता है, इस तरीके से और अमेरिका में क्या पोजीशन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नहीं, मैं उदाहरण के लिए बताया सर, जस्टिस सर, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था कि वहां पे ऐसा होता है, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमने जहां का कॉपी किया है, अब वहां पे जी वहां पे होता है, वो सिस्टम उनका डिफरेंट है। वो सिस्टम, यू कांट इक्वेट दैट सिस्टम विद आवर सिस्टम। हमारा अपना सिस्टम एंड दैट द सिस्टम वर्क्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो किस तरीके से काम करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। वी कांट। नहीं, जस्टिस वर्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएस का सिस्टम बहुत अच्छा है या यूके का। मैंने एक बात ये रखी थी कि उनके देश में भी ऐसा कॉलेजियम जैसा सिस्टम नहीं है कि जजेस जी खुद तय करते हैं कि अब नया जज कौन बनेगा। मैंने इसलिए कहा था कि एक ऐसी सिस्टम या एक ऐसी व्यवस्था भारत में हो सकती है क्या? नहीं है। यू आर एक लाइन, यू आर परफेक्टली ऑलराइट है, बिल्कुल वहाँ पे सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे अगर कोई सुधार लाना हो तो हमने सबसे पहले ही कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाए, वहाँ पे उस सिस्टम में डायलॉग्स हो, आपस में बातचीत हो, सजेशंस दिए जाएं कि जी जस्टिस वर्मा, यही तो मेरा सवाल था कि ये मतलब किसको करना, ये डायलॉग करना, बातचीत करना या ठीक करना, मतलब जज साहब को ही तो ठीक करना है। विराग सर, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? जी वाजपेयी जी, एक लाइन में मैं बोलता हूं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 उस कॉलेजियम सिस्टम की बात नहीं करता जो अभी है। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फेवर में जजमेंट दे करके अपना कॉलेजियम सिस्टम बनाया है। तो यह कहना गलत है कि संविधान हमारा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बोलता है। संविधान ऐसी बात नहीं करता है। ये जुडिशरी ने 3 जजमेंट से ये अधिकार हासिल किया है और इस अधिकार को हासिल करके उन्होंने गलत अधिकार का दुरुपयोग किया है। इस संविधान की बजाय व्यक्तियों के हितों में इस अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। जी जस्टिस मित्तल, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर 3-3, 4-4 फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो सर संविधान में तो नहीं है ना सर, संविधान में तो नहीं, संविधान के interpreting these have been, the judgments have been delivered by interpreting the constitutional provision। तो सर वहीं से तो इवॉल्व किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टेप बाय स्टेप। जी कोर्ट के सर, सुप्रीम कोर्ट के कई चीफ जस्टिस ने बोला है कि ये तीनों जजमेंट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है, और लेकिन संविधान की भावना ऐसी नहीं थी। ये जजमेंट लेकर के अधिकार हासिल किए गए हैं।
And for striking down the National Appointment Judicial Commission, they have recorded reasons as to why this system is not better than the collegium system. Sir, they also and they have also said. जी विराग सर और वर्मा सर. Sir, they also said that MOP. तो कहीं पे तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पिछले 7 सालों में ठीक नहीं हुआ. सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों विफल हुए एमओपी ठीक करने में, जो एनजेसी में बोला गया था. प्रश्न इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरे देश के सिस्टम को ठीक करने के लिए आदेश पारित करते हैं. अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर बाहरी हस्तक्षेप होगा तो बोलेंगे सरकार का हस्तक्षेप है. हम अपने सिस्टम को खुद क्यों नहीं ठीक करते हैं? जी विरागी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मित्तल साहब से है जी. थोड़ा सा हम इतिहास में जाए पीछे, तो मतलब हर सिस्टम में कोई ना कोई प्रभाव कभी ना कभी रहता है. मिसेस गांधी के ज़माने में बड़ा आरोप लगता था कि सीजीआई किसको बनाया गया, उन्होंने कैसे मदद की थी. ये सब तमाम इतिहास पढ़िए तो तमाम इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं. लेकिन जो मूल भावना है संविधान की कि ये जो तीनों हमारे जो अंग हैं चलाने के इस देश को, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग होनी चाहिए, एक दूसरे की इसमें पोकिंग नहीं होनी चाहिए और जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो जो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं प्रक्रिया को लेकर के, आप लोग मुझसे बेटर जानते हैं लीगल प्रोसेस कैसे बनता है और कैसे होता है. क्या बेटर व्यवस्था हो सकती है? एनजेसी नहीं ठीक है, कोलिजियम नहीं ठीक है, या जुडिशल सर्विस लाइए तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं. क्या हो सकता है बढ़िया व्यवस्था जिससे कि बिना राजनीतिक दखल के, जो आशंका एनजेसी के उन 2 एमिनेंट लोगों के ऊपर क्वेश्चन की जा रही है, उससे बचते हुए बेटर व्यवस्था क्या होगी फिर? देखिए, बेटर व्यवस्था यही हो सकती है कि पहली चीज तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और दूसरी चीज लॉन्ग टर्म में इंडियन जुडिशियल सर्विस को शुरू किया जाए. मैं माननीय अंसारी साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कुछ स्टेट्स ने इसका विरोध किया है. अगर स्टेट्स को विरोध करना है तो स्टेट सर्विसेज में भी फिर वो टैलेंट नहीं आएगा. पटना हाई कोर्ट ने किया है, गुवाहाटी ने किया है. सर बिल्कुल पटना हाई कोर्ट ने किया है, मैं था उसमें. उसके बाद में जो है फुल कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ने किया है. ये तो 2 हाई कोर्ट तो मैं जानता हूँ. जी सर. तो मेरा कहना है कि मतलब ये है कि भाई हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा. अगर ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस शुरू कर दी जाती है, और जैसा कि हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में यही एक व्यवस्था हो सकती है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, जिसमें कि अच्छा टैलेंट भी आएगा, और जिसमें 20 या 25 साल की सर्विस कर चुका है उसका एक जो पोटेंशियल है वो आपको जानने का मौका मिलेगा. और वही एक तरीका है. वर्तमान में जी हम ये कह सकते हैं कि जो कमियां, जैसा चिराग साहब ने कहा कि जो एमओपी का प्रयास करें और उन कमियों को हम हटाएं, तो बात वहीं आकर के समाप्त हो जाती है कि ना तो इसमें पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ही दखल होना चाहिए, ना ही इसमें किसी भी प्रकार से राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का कोई दखल होना चाहिए. परंतु जहां पारदर्शिता के ऊपर जहां भी प्रश्न उठ रहे हैं, हम उस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकें. हम जिस व्यक्ति को एलिवेशन के लिए चुने उसके बारे में जी सर, पब्लिक डोमेन में ये स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए कि हमने इस व्यक्ति को क्यों चुना है. मैं एक बात और इसी विषय में कह देना चाहता हूं कि एलिवेशन के समय सब्जेक्ट को भी कंसीडर किया जी. जाता है. जस्टिस मित्तल, बिल्कुल मेरा समय समाप्त हो. विराग जी 10 सेकंड में आप बोलिए. 10 सेकंड. मैं सिर्फ जो चीफ जस्टिस साहब हैं अंसारी साहब, उनसे एक लाइन पूछना चाहूंगा. क्या राज्य सरकारों का विरोध था कि राज्य के हाई कोर्टों का विरोध था? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट संविधान एक ही लेते हैं सर, एक ही लेते हैं. दोनों का विरोध. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके बहुत सारे आदेश पारित करती है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के हक में वो अपना इस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो जुडिशरी का जो जी विराग सर, आपके इस सवाल का जवाब इस पूरे 1 घंटे की चर्चा में मिला. ये जो पूरी चर्चा हुई उसमें जो आपने आखिरी सवाल रखा उसमें शायद ये जवाब निहित है. मेरा समय एकदम समाप्त हो गया है इस शो का. लेकिन जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, इनकी फंक्शनिंग बहुत दुरुस्त चले, इसके लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र रूप से काम करें, और इनके अंदर की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जो तरीके हैं जिसको चलाने वाले, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है. अब चूंकि विद इन लॉ फ्रेटर्निटी
या विद इन गवर्नमेंट या इन सब सिस्टम के बीच में ये सवाल उठ रहे हैं, तो इसके जवाब ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं कि जुडिशरी बिल्कुल जिससे हम न्याय मांगने जाते हैं, आम जनता न्याय मांगने जाती है और उसको लगता है वो माई बाप है, यहीं से हमें न्याय मिलेगा, अगर वहीं पे इस तरह के सवाल उठेंगे तो शायद उनका जवाब ज़रूरी हो जाता है। तो एक जुडिशल सिस्टम होगा या इंडियन जुडिशरी सर्विसेज होगी या कोलेजियम कोई थोड़ा बेहतर कर लें या एजेंसी बढ़ेगा, मुझे नहीं पता, ये वक्त तय करेगा कि क्या बेटर सिस्टम हो सकता है, लेकिन होना चाहिए एक पारदर्शी और बेहतर सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से इस विषय को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए सिंपल सी बात।